आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है? क्यों इतनी उठापटक, खासतौर से अंता उपचुनावों के बाद में? हर जगह उठापटक देखने को मिल रही है और देखने को मिलेगी। मैं अगर आपसे बोलूं तो ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्यों हुआ कि अंता उपचुनाव हारते बीजेपी में एक तरह से मैं बोलूं तो ऐसी आवाजें उठने लगी, हम सोचते थे कांग्रेस में ही फैक्शनलिज्म है। नहीं, हम गलत थे। बीजेपी जो यहां पे सरकार में है राजस्थान में, उसमें भी उठापटक मची हुई है। आइए इस पे ही बात करते हैं अगले चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो आखिर चल क्या रहा है राजस्थान में? देखिए, अंता उपचुनाव हारे, बड़ी मार्जिन से हारी बीजेपी, करीब 15,500 वोटों से हारी। जीत के आई कांग्रेस। कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए प्रमोद जैन भाया, जो अशोक गहलोत की कैबिनेट में मंत्री भी हुआ करते थे। उन्होंने बीजेपी के मोरपाल सुमन को हराया। और सबसे शर्मनाक बात यह थी, इस हारने में कई राउंड में मोरपाल सुमन नंबर 3 पे चल रहे थे, नंबर 2 पे इंडिपेंडेंट चल रहे थे। अंत में 150 वोटों से उन्होंने लीड ली, नंबर 2 पे आ गए, पर हारे 15,500 वोटों से, बड़ी मार्जिन। हारने के बाद जो एक आवाजें उठने लगी, वो आवाजों ने बीजेपी के अंदर ही अंदर ये बता दिया कितना मतभेद है, कितना मनभेद तो नहीं बोलूंगा, मतभेद है, एक दूसरे से लड़ाई है। और ये चीज देखने को मिली। कई नेता वहां और मंत्री वहां कैनवेसिंग करने नहीं गए। बड़े लोग गए, भजनलाल जी गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और एक्स चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे भी गए, दुष्यंत सिंह जी भी गए, वसुंधरा जी के बेटे, जो उस पूरे एरिया से एमपी है, वो भी गए। पर बीजेपी चुनाव हारी, अंदरूनी लड़ाई में मैं बोलूंगा, अंदरूनी लड़ाई से हारी। उसके बाद में एक एमएलए ने लेटर भी लिखा दिल्ली में, हमें नहीं बुलाया गया, जो कि उसी एरिया से आते हैं, प्रताप सिंह चंद सिंघवी। और सबसे बड़ी बात और जोरदार बात मैं आपको बताऊं, राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी हैं और साथ में राजस्थान के इंचार्ज भी है बीजेपी के, उनका स्टेटमेंट ने तो एक तरह से मैं बोलूंगा बड़ा यहां पे जोर शोर से हल्ला मचा दिया। आखिर वो बोले क्या, वर्बिटम बताने की कोशिश करूंगा आपको, मैं पढ़ के आपको बताता हूं वो बोले क्या। वो बोले, ये उन्हीं का कोट है, मेरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं का कोट है। अंता चुनाव ने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना निष्पक्ष चुनाव कराती है। निष्पक्ष पे ध्यान दीजिएगा। जहां सर पे लड़ाई चल रही है, जहां वोट चोरी की बात हो रही है, वहां पे बोलते हैं निष्पक्ष चुनाव कराती है। आपकी चली नहीं, सही बात यह है, अंता में अगर चलती तो आप उसको भी नहीं छोड़ते राधा मोहनदास जी। ये जनता का मत था कि उधर जिता के किसी और को लाना था, जनता का मत था, जनता का प्रेशर था। आगे बढ़ते हैं, उनकी बात और करता हूं। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, और 6 महीने से यहां पता था कि चुनाव होने वाला है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण करना चाहते गलत तरीके से, तो अंता चुनाव हमारी जेब में होता। तो क्या आज तक आप यही करते आए थे? ये बोलने की जरूरत क्या आन पड़ी आपको राधा मोहनदास जी? किसी ने आपसे पूछा था इस बारे में? क्यों बोले आप ये? लेकिन आगे बोलते हैं, लेकिन हमने जन भावना का सम्मान किया, पूरी ईमानदारी के साथ, 100% निष्पक्षता के साथ। ये वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जेब में होता चुनाव। वाह, ये बोलने की बात थी, आपसे किसी ने पूछा था इस बारे में। और उनका आगे कहना है, जो लोग ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये मैं उन्हीं का पढ़ रहा हूं, वोट चोरी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उनके मुंह पे ये तमाचा है।
क्या बोल रहे हैं ये? उपचुनाव के लिए राधा मोहन दास जी क्या बोल गए आप, और क्यों? देखिए, आपकी बड़ी हार हुई अंत में। आप जानते हैं, आपकी पार्टी के अंदर ही लोग टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। इसकी जड़ वो थी, आप ध्यान से देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। वोट चोरी की बात कर रहे हैं, कमाल है। अब आप वोट चोरी की बात उपचुनावों में भी करेंगे, कमाल है। ये तो वही कमाल है। आपके मुख्यमंत्री ने पूरा वहां दम लगाया। आप ये क्यों नहीं बोलते कि आपकी पॉलिसी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है? वर्किंग स्टाइल जो है भजनलाल जी की, वो अभी जनता में एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कोई भी काम करके अभी तक लोगों को दिखाया नहीं है। आप ये क्यों नहीं मानते राधा मोहन दास जी कि जनता जो थी वो आपके बदलाव चाहती थी? इसी सीट से आपके कन्वरलाल मीणा जीत के आए थे 2023 के चुनाव में। अब ऐसा क्या हुआ कि आपके चुनाव हार गए? कुछ ना कुछ तो गलती होगी आपकी। अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप वोट चोरी और इस पे बात करते हैं। हम चाहते तो चुनाव जीत लेते, चुनाव हमारी जेब में था। क्या बात करते हैं आप? जनता की जनभावना आपके साथ नहीं थी और ना है। सबसे बड़ी बात, आपके मंत्रियों को कोई पहचानता नहीं। सुनने में आ रहा है मंत्री पर जो मंडल है पूरा का पूरा वो चेंज करा जाएगा राजस्थान में। उसकी जरूरत है? आज की तारीख में तो यही लगता है जरूरत है। लोग पहचानते ही नहीं है, आपके मंत्रियों को पहचानते ही नहीं है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था। इसके साथ साथ आप देखिए, अंता उपचुनावों के बाद हमारे सीएस चीफ सेक्रेटरी जो प्रशासनिक हेड होते हैं सुधांशु पंत, वो भी यहां से चले गए, दिल्ली चले गए वापस। दिल्ली से भेजा गया था, क्यों? क्योंकि भजनलाल शर्मा फर्स्ट टाइम एमएलए थे और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने थे। उनकी कार्य प्रणाली को ठीक करने के लिए दिल्ली से एक आईएएस को भेजा गया था। है राजस्थान कैडर के थे वो, पर वो चले गए क्योंकि उनकी सीएमओ से नहीं बनी। सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहां नहीं बनी। कई फाइलें अटका दी गई, काम ही नहीं हो रहा था जनता का। सीएमओ में जो आईएएस ऑफिसर्स बैठे थे वो सीएस को नहीं गिनते थे। कमाल है। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये प्रशासनिक भी एक तरह से मैं बोलूंगा, वो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाए भजनलाल जी। तो क्या करेंगे? 2 साल तो निकल गए सुनते सुनते, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। यहां के जो पार्षद हैं या उनसे भी नीचे लोग हैं, वो कहते हैं कोई काम नहीं हो रहा। उसमें बदलाव हुआ। दिल्ली से एक पुराने राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर को, वी श्रीनिवासन को बना के भेजा गया यहां का चीफ सेक्रेटरी। अभी भी दिल्ली से आए हैं वो, देखिए। उसके बाद में काफी उठापटक हुई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, काफी लोगों का ट्रांसफर करा गया, जिसमें से मुख्य थे शेखर अग्रवाल जो सीएमओ में एसीएस मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनको बना दिया गया उनको भेज दिया गया उद्योग विभाग में। वहां पे भेज दिया गया अखिल अरोड़ा को, जो सीनियर आईएएस हैं, एसीएस लेवल के अधिकारी हैं। और यहां पे सीएस आ गए श्रीनिवासन जी दिल्ली से। इससे यह पता लगता है कि सरकार राजस्थान से नहीं चल रही, सरकार चल रही है दिल्ली से। और दिल्ली से जब जब सरकारें चली हैं राज्य में, वो मेरा मानना है ज्यादातर फेलियर रही हैं। क्योंकि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो उम्मीद है, वो पूरा करने के लिए आपको इसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। और भजनलाल जी उसमें कंप्लीट फेलियर हैं। ये बताता है, दर्शाता है, जो चीज उठापटक हुई अंता का उपचुनाव भी ये दर्शाता है। चाहे राधा मोहन दास जी कुछ भी बोले, उनके बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ता। साथ में वो एक बात और बोले थे, एक आध चुनाव जीतने से क्या होता है, एक आध चुनाव तो जीत जाते हैं ऐसे ही, बाकी तो हम ही जीत रहे हैं सारा। आप बताइए, वोट चोरी का आप पे इल्जाम लगा, सर पे आपको लोग पकड़ रहे हैं। राजस्थान में आप जानते हैं, सर में कई लोग जो हैं, एक ने आत्महत्या कर ली, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई बेचारा हार्ट अटैक से मर गया है प्रेशर के काम से। कौन ध्यान दे रहा है? आखिर कौन ध्यान दे रहा है? मेरे समझ के परे है। 1 महीने में काम करा लो। क्यों 1 महीना? राजस्थान में चुनाव में 3 साल पड़े हैं, 1 महीने में क्यों? आखिर
क्या जरूरत है सर की इतना जल्दी काम करने की? समझ के परे है। और राजस्थान में जितना बीजेपी में मैं आज शोर शराबा देख रहा हूं, इतना तो मैं कांग्रेस में भी नहीं देख रहा, आपको बताऊं। आपस में जो लड़ भिड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, वो बड़ी अजीब सी बात है। मैंने आपको बोला राधा मोहन दास जी क्या बोले, वर्बटम आपको मैंने पढ़ के सुनाया। इसके आगे भी कुछ बोले थे जो मैं आप लोगों को वो बोले। बेसिकली उनका बोलना यह था कि अगर हम चाहते तो रॉन्गफुल मीन से हम जीत सकते थे, हम गलत तरीके से जीत सकते थे, पर हमने रिस्पेक्ट करा किसका, जन भावनाओं का, लोगों की चीजों का, इसलिए वो चुनाव हम एक तरह से हार गए या अंत में हमारी हार हुई। राधा मोहन दास जी ऐसे कई बार गलत सलत स्टेटमेंट दे चुके हैं, आपको पता हो तो। उनकी नेचर में है, वो ऐसे स्टेटमेंट देते आए हैं। ऐसा बोलने से किसको, बीजेपी को क्या फायदा होता है, मेरी समझ के परे है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखते रहें सत्य हिंदी को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।